चैप्टर 20 क्लास 6 मेरा विद्यार्थी जीवन। प्रस्तुत पाठ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें महात्मा गांधी के स्कूली दिनों के कुछ अनुभव के बारे में बताया गया है। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना प्रकट करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई व चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनसे कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। मतलब जैसे हर साल वो भेजते हैं ना रिकॉर्ड, तो ऐसे ही भेजे जाते हैं इनके समय भी। तो उनका कहना यह है कि शिक्षक मुझे पसंद करते थे, मतलब मेरी कभी शिकायत कोई गई नहीं। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और पांचवें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली। छात्रवृत्ति कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप को। जो इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते थे उनको मिलती थी, अभी भी मिलती है। लेकिन अब बहुत सारे उसमें मतलब वो आ गए हैं नियम कानून। और कई बार तो ये होता है कि जरूरतमंद को अभी नहीं मिलती, बिना जरूरत के लोग बाग उसका फायदा उठाते रहते हैं। ऐसा भी हो जाता है। तो उस समय 4 रुपए 15 रुपए यही बहुत बड़ी वैल्यू रखते थे। छात्रवृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्ति सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। मतलब उनका कहना है कि मैं इतना वो तो था नहीं, पता नहीं क्यों मिलती थी, मेरे भाग्य की वजह से मिलती थी। जैसे कई बार बहुत से कहते हैं ना, भाई मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे मिल गया। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन वैसे मैं बहुत मतलब शिष्टाचारी था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए असह्य हो जाता था। मतलब यदि कोई ऐसा काम मैं कर दूं कि टीचर को मुझे कहना पड़े भाई तुमने ये गलत काम करा, तो मुझे वो बड़े मेरे लिए बड़े दुख का विषय था। तो मैं ऐसे काम से बचने की कोशिश करता था कि मुझे कोई शिकायत सुनने का मौका मिले मेरे टीचर को। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो दुख न हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का दुख हुआ कि दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली या दूसरी कक्षा की थी। उस समय दोराब जी एदल जी जीमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेल में न लगता। खेल अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कभी न जाता। अनजाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे अंदर ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने जाना व्यायाम भी उतना महत्वपूर्ण है जितनी की शिक्षा। मतलब जो ये टीचर थे जो इन्होंने नाम बताया, दोराबाजी एदल जी गिमी, बहुत अनुशासन प्रिय थे ये। और उन्होंने बहुत सारे मतलब व्यायाम क्रिकेट इन सब के लिए योगा क्लासेस, उस समय योगा नहीं व्यायाम ही बोलते थे, कसरत, ये सब क्लासेस स्टार्ट कराई थी। और इसको ये लगता था गांधी जी को कि भाई क्या ही करना है, ये सब करके अपना पढ़ना आया हूँ, पढ़ो ध्यान से, पढ़ाई का इन चीजों से क्या मतलब, मेरे बस की मैं नहीं करूंगा ये। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और ये नहीं जाता था तो कोई ना नुकसान भी नहीं हुआ। इसका कारण ये है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से मैं घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो कि अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है। इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। मतलब ये व्यायाम वगैरह में नहीं जाते थे, खेलकूद में नहीं जाते थे, लेकिन ये घूमने रोज जाते थे क्योंकि ऐसा इन्होंने किताबों में पढ़ा था। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई इनका शरीर बिल्कुल वो हो गया, मोटे हो गए या कुछ हो गए। तो वो मेरा उससे काम चलता रहता था, घूमने चलता। अरुचि जी का दूसरा कारण यह भी था कि पिताजी की सेवा सुरक्षा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य करता गया तो इस सेवा में विघन उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने से के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गीमी साहिब क्यों कर मुक्ति देने लगे। तो इन्हें उन सर से रिक्वेस्ट की, भाई मैं मुझे जाके पिताजी की सेवा करनी होती है, मुझे पिताजी का काम बहुत करना है, तो मुझे एक्सक्यूज दे दो। तो नहीं, शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हो गया। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा सब लोग चले गए। दूसरे दिन गीमी साहब ने गैर हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया, हाजिरी देखी
अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो एब्सेंट पाया, मतलब जैसे स्कूल के बाद शाम को 4 बजे व्यायाम करने के लिए बुलाते थे। अब इनको समय का पता चला नहीं, घड़ी इनके पास थी नहीं, कुछ बादल बादल हो रहे थे। तो जब ये गए तो सब लोग जब तक जा चुके थे, वहां इनके एब्सेंट लग गई थी। अगले दिन सर ने देखी कि भाई ये तो एब्सेंट था, तो उन्होंने मुझसे कारण पूछा। अब जो सही में कारण था वो बता दिया। तो सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं, जुर्माना कर दिया। उन्होंने, उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ कि तुम तो भैया झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा तो वैसे ही मन नहीं करता, चलो इतने रुपए फाइन देने हैं तुम्हें। मुझे इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय ना था। मैं मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि अंत में मैं जुर्माना माफ कर दिया गया। अब इसके समझ में आया, जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना, जब करनी तो डरनी, मैंने कुछ झूठ बोला ही नहीं तो मैं क्यों टेंशन लूं। तो उसने कहा कि सावधान भी रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फिर उसने कहा है कि मेरी पहली और आखिरी भूल थी, तो शायद सर ने इसलिए इसका जुर्माना माफ कर दिया था। कुछ दिन व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की छुट्टी जब हेडमास्टर जी को मिली कि मैं अपनी सेवा सुरक्षा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर मुझे उससे छुटकारा मिला। फिर फाइनली इनके पापा ने एक एप्लीकेशन लिख दी कि वे मेरे बच्चे को भेज दिया करो, मुझे जरूरत है इसकी, मैं चाहता हूँ स्कूल के बाद ये मेरे साथ ही रहे। तो उन्होंने कह दिया, सर जी ने, हेडमास्टर जी ने, कि ठीक है भाई तुम मत जाओ। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़े, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे में पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तो मैं बहुत लजाया, बहुत पछताया। मैंने देखा कि लेख खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो वाली उस सजा, उसका तो उन्हें दिक्कत नहीं हुई, घूमने खेले नहीं, कोई बात नहीं, घूमने जाते थे। लेकिन उसके अलावा इनके दिमाग में एक और मिसकॉन्सेप्ट था। वो मिसकॉन्सेप्ट ये था कि राइटिंग की क्या जरूरत है, मैं तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हूँ, राइटिंग गंदी है तो होने दो। फिर ये बात उन्हें बाद में भी बहुत फील हुई। और ये और होता ही है, यदि बचपन में आपकी राइटिंग नहीं सुधरी, जब आप थर्ड फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड में, तो फिर कभी नहीं सुधरती, वो गंदी ही राइटिंग रह जाती है। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए, वहां उन लोगों की जो राइटिंग थी वो बहुत सुंदर सुंदर थी। उसे देख के इन्हें बड़े हेजिटेशन होती थी, बड़ी शर्म आती थी। और मैंने देखा कि लेब का राइटिंग गंदी होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे मैं आज तक न सुधार सका। मैंने फिर बहुत कोशिश की भाई अब राइटिंग सही हो जाए, लेकिन पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ती है, इसका कहावत का तात्पर्य यह है कि जब मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है तो उसको पकाया जाता है आग में। फिर उसके ऊपर यदि हम सोचे कि इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, उसके ऊपर और मिट्टी लेप दें, इसे और मजबूत कर दें, फिर कुछ नहीं होने का, फिर तो वो गिरती रहेगी मिट्टी। और जब कच्चा होता है, जब तक घड़ा, जब तक उसको आग पर नहीं चढ़ाया, जब तक उसको कर सकते हो तुम, बड़ा छोटा जो भी करना है। तो इसलिए इनकी राइटिंग नहीं सुधरती। हर एक नव युवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। उसके बाद से उनका कहना यह है कि मैं चाहता हूँ हर एक कोई मेरी इस बात से शिक्षा ग्रहण करे और अपनी राइटिंग को बचपन में ही सुधार ले। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी राय है बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। आलेखन मतलब ड्राइंग वगैरह। जिस प्रकार पक्षी और वस्तु आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षर को भी पहचान लेता है। जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। मतलब पहले आर्ट में कुछ बनाना बनाना सीख ले, तो उसके बाद राइटिंग, जब वो लिखना सीखेगा तो राइटिंग सुंदर होने के चांसेस ज्यादा है। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। संस्कृत जो इनके उसमें सब्जेक्ट था, वो मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित तो रटने की कोई बात ही नहीं थी, परंतु संस्कृत जो मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। संस्कृत पहले फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता था, अभी भी कुछ जगह फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है, कुछ जगह सिक्स से होता है। छठी कक्षा में जाकर इस विषय से मेरा दिल तो बैठ गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सरल थे, विद्यार्थियों को बहुतेरे पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता था। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती थी। फारसी के मौलवी, मतलब उर्दू भाषा जिसकी लिपि फारसी है, और संस्कृत हमारी हिंदी की जो
देवनागरी लिपि है वही संस्कृत की देवनागरी लिपि है, लेकिन संस्कृत का बोलने का लहजा अलग है। तो संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे, विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी बहुत सरल है, मौलवी साहब भी भले आदमी है। विद्यार्थी जितना याद करता उतने पर ही वे निभा लेते। सरल होने की बात मैं भी ललचाया। एक दिन फारसी कक्षा में जा बैठा। संस्कृत के शिक्षक को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा नहीं पढ़ना चाहते तुमको जो कठिनाई हो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटे मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर आकर मेरी कक्षा में बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी, उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो संस्कृत के टीचर थे वो बहुत ज्यादा, उनको मतलब ये था कि बहुत ज्यादा पढ़ा दूं बच्चों को। मतलब किसी बच्चे ने 4 क्वेश्चन कर लिए तो वो कहते थे नहीं और करो, जब भी और करो, वो और ज्यादा सिखाना चाहते रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ फारसी के जो जो टीचर थे, वो बच्चे कुछ थोड़ा बहुत भी कर लेते थे तो उसी से ही वो खुश हो जाते थे, फारसी वाले टीचर। तो इससे इनको लगा, और बच्चे तारीफ भी करते थे, यार ये टीचर बहुत बढ़िया है। तो इससे इन्हें भी लगा कि भाई फारसी अच्छी है, ये भी एक दिन उस क्लास में चले गए। संस्कृत के टीचर ने देख लिया, संस्कृत के टीचर ने उनको कहा कि भाई ऐसे नहीं करना है, तुम किस धर्म के हो, तुम अपने धर्म की भाषा पढ़ो, ये सब। तो इन्होंने वापस फिर संस्कृत में आ गए। अब इनका कहना ये थी, मैंने उस समय उनकी बात ना मानी होती, ना उतनी भी ना पढ़ी होती, तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। बाद में इन्हें समझ में आया कि भाई अपनी भाषा तो पढ़नी चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारत की, पहले क्या था कि ये जो फारसी भाषा है ना, ये भी आम लोगों की भाषा थी ना। जो बहुत साल पहले जो हमारे दादाजी थे उनको फारसी मतलब उर्दू भी लिखनी आती थी, उर्दू उल्टी तरफ से लिखी जाती थी, और हिंदी संस्कृत भी आती थी। तो इस तरह से उन्हें तीन उनका ज्ञान था। और ये समझो कम से कम पता नहीं कितने साल पुरानी, अम, कम से कम 50 साल पुरानी तो बात है ही। तो हम क्या कह रहे थे? तो संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि विधि पूर्वक भाषा पढ़ाई जाए तो सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने पर बोझ हम पर ना हो, तो ये भाषाएं भार मालूम ना हो। अब हम ये सोच के कि भाई हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी इतनी सारी भाषा, नहीं नहीं भाई, हम तो डर लग जाएगा। तो उनका कहना यह है कि डरने की आवश्यकता नहीं, उनको एक रचनात्मक रूप से पढ़ाया जाए, एक अपने विषय को रुचि कर करके पढ़ाया जाए, तो कोई भाषा भार नहीं मालूम होगी, उनमें रस आने लगेगा। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा माननी चाहिए। सही बात भी है, क्योंकि दोनों की लिपि एक सी है, थोड़ा सा लिखने और उसका अंतर है। देखिए हिंदी यदि किसी को अच्छे से आ गई तो शायद वो संस्कृत भी सीख लेगा प्रैक्टिस के दौरान। उर्दू और फारसी और अरबी, ये भी लगभग एक ही उसमें है, सीरीज में। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज शिक्षकों के पास से सहेजी मिलनी चाहिए थी वह न मिली। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। धर्म से इनका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक हिंदू थे तो वो कहेंगे कि भाई हिंदू धर्म अच्छा है, और ये जो मौलवी साहब थे इनका धर्म बेकार है, या मौलवी साहब कहेंगे भैया हिंदू धर्म बेकार है, मौलवी जी का अच्छा है, मस्जिद में जाओ। ऐसा धर्म से इनका ज्ञान, धर्म का अर्थ व्यापक है। धर्म से अभिप्राय आत्मज्ञान से है कि हम अपनी आत्मा को पहचाने। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं। इसलिए यह बात मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। इनका कहना यह है कि जो चीज बचपन में सिखा दी जाती है वो हमारे दिल में गहराई तक रहती है, हमारे दिमाग में। इसलिए बचपन में, लड़कपन में मैंने अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ नहीं किया, तो ये मैंने गलत किया। तो इसलिए वो और अन्य बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं कि जहां से भी जो भी, आजकल फोन का चलन बहुत चल रहा है,
हमें जरा सा भी समय मिलता है तो हम फोन चलाने बैठ जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, रील्स देखते हैं। नहीं, उसके बजाय कुछ ना कुछ किताब पढ़ने का शुरू करो। कोई भी पुस्तक उठा लो, जो भी आपको अच्छी लग रही हो, हिंदी की लग रही हो, इंग्लिश की लग रही हो। अध्ययन की रुचि होनी बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव माइंड बनता है पढ़ने से। छठे दर्जे में छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? शायद 15 रुपए मिलती थी, ये ऊपर दिए गए हैं। गांधी जी को क्यों रोना आ गया? सदाचार में चूक होने पर। 5वें और 8वें दर्जे में छात्रवृत्ति कितनी मिलती थी? ये ऊपर देख लेना आप। गांधी जी को क्या मिलने पर आश्चर्य होता था? छात्रवृत्ति। लेख खराब होना किसकी निशानी है? अधूरी शिक्षा की। फारसी भाषा के मौलवी साहब का व्यवहार कैसा था? नरम। फिल इन द ब्लैंक्स। पर्यायवाची लिखने हैं। शिक्षक, अध्यापक और गुरुजी, गुरुजन। आकाश का, अंबर, आसमान। विद्यार्थी का, छात्र। और देख लेना। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। मन महसूस कर रह जाना, अपने मन में अपनी मन की इच्छा पूरी ना कर पाना। जमीन आसमान एक कर देना, मेहनत करना, रस के घूंट मिलना, आनंद आना। दिए गए शब्दों से वाक्य बने। Okay, chapter is completed.